नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। भारत की बात बताता हूं मैं। मेरा नाम आशुतोष चतुर्वेदी है। सबसे पहले बात करेंगे आज की सभी बड़ी खबरों की। कौन सी है वो बड़ी खबरें, कर देते हैं आपको जल्दी से अपडेट। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे आज बाबा बागेश्वर की सनातन यात्रा की, जिसमें सितारों का मेला लगा है। बाबा के हिंदू राष्ट्र प्लान से कैसे लोग जुड़ रहे हैं और मौलाना परेशान है, आपको दिखाएंगे। और साथ ही बात करेंगे तेजस्वी यादव को घेरने वाले उस सियासी त्रिकोण की जो बिहार में इस वक्त बना है, तैयार है। दूसरे दौर से पहले कैसे लालू यादव के लाल की घेराबंदी हुई है, वो भी आपको बताएंगे। खबरों में बात होगी पाकिस्तान और अफगानिस्तान की ओर से शुरू हुई जिहादी जंग की। कैसे मीटिंग फेल होने के बाद 600 तालिबानी लड़ाके पाकिस्तान में आत्मघाती हमले की तैयारी में हैं। फिर चर्चा करेंगे आसमान में लगे इंटरनेशनल लॉकडाउन की। कैसे दिल्ली से लेकर अमेरिका तक हवाई उड़ानें जमीन पर आ गई हैं और क्यों, यह भी आपको बताएंगे। और आखिर में बात करेंगे उस हैरान करने वाले कांड की जिसे जानकर आप भी सोचेंगे कि क्या किसी रील पर कमेंट करना जानलेवा साबित होता है। यह सब आपको डिटेल में दिखाएंगे, लेकिन पहले हेडलाइंस, क्योंकि 10 बड़ी खबरें कौन सी हैं, हेडलाइंस के जरिए आप सभी दर्शकों तक सबसे पहले बता देते हैं। शुरुआत बिहार से, क्योंकि बिहार चुनाव में ताबड़तोड़ रैलियों का दौर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले हैं बिहार का बच्चा रंगदार नहीं बन सकता। कुछ लोग इस चुनाव में डूबने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी पलटवार किया है। उधर मोतिहारी में खेसारी लाल यादव की जनसभा में भीड़ बेकाबू हो गई। पुलिस ने लाठीचार्ज करके किसी तरह कंट्रोल किया। महागठबंधन प्रत्याशी के समर्थन में खेसारी की रैली। पूर्णिया में एनडीए प्रत्याशी के लिए पवन सिंह ने चुनावी प्रचार किया है। जबकि बिहार में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण को लेकर भारत नेपाल सीमा पर अलर्ट जारी है। 72 घंटों के लिए बॉर्डर को सील किया गया है। 11 नवंबर शाम 6 बजे तक बंद रहेगी भारत नेपाल की सीमा। समस्तीपुर में सड़क पर पड़ी मिली वीवीपैट पर्चियां। इलेक्शन कमीशन ने 2 कर्मचारियों को इस मामले को लेकर सस्पेंड किया है और आरजेडी ने पूछा क्या जवाब देंगे। बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन हिंदू एकता यात्रा का दूसरे दिन फरीदाबाद पहुंची है। पद यात्रा के समर्थन में उतर गए हैं सितारे। क्रिकेटर शिखर धवन से लेकर ग्रेट खली तक इसमें शामिल हुए हैं और 16 नवंबर को समाप्त होगी बागेश्वर बाबा की यह पद यात्रा है। उधर जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकवादियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़। 2 आतंकवादियों का काम तमाम। इलाके में अब भी सर्च ऑपरेशन जारी है। जबकि बरेली में हिंसा के आरोपी मौलाना तौकीर रजा की जमानत अर्जी खारिज। 26 सितंबर को हुई हिंसा में तौकीर पर साजिश रचने का आरोप है। बढ़ते हुए प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने सर्दियों के लिए दफ्तरों का समय बदल दिया है। 15 नवंबर से सुबह 10 से शाम 6:30 बजे तक खुलेंगे सरकारी दफ्तर। और संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है, जो कि 19 दिसंबर तक चलेगा। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने इसको लेकर जानकारी साझा की है। इस बार 3 बड़े बिल्स पास कराने की तैयारी। प्रॉपर्टी खरीदने बेचने के नियमों पर सख्त हुआ सुप्रीम कोर्ट। कहा प्रॉपर्टी खरीदने बेचने का सिस्टम 300 साल पुराना है, नए ढंग से सोचना होगा, विकल्प तलाशने होंगे। जबकि अहमदाबाद में ज्वेलरी शॉप लूटने की कोशिश नाकाम हो गई। महिला ने आंखों में मिर्च पाउडर डालकर बनाया था लूट की साजिश का प्लान। दुकान मालिक ने पकड़कर आरोपी को पीट दिया। सीसीटीवी में दर्ज हुई पूरी घटना। जम्मू कश्मीर में चलती ट्रेन से टकरा गई चील, विंड स्क्रीन टूट गई, लोको पायलट घायल हैं। अनंतनाग में ट्रेन रोककर चील को निकाला गया है। भारत को 113 तेजस मार्क 1A इंजन देगा अमेरिका। HAL और अमेरिकी कंपनी में 8,870 करोड़ की बड़ी डील 2027 से 2032 के बीच होगी डिलीवरी। खेल की खबर की बात करें तो भारत ने ऑस्ट्रेलिया को T20 सीरीज में 2-1 से हरा दिया है। बारिश की वजह से पहला और आखिरी मैच रद्द। वहीं सोने के दाम में लगातार तीसरे हफ्ते गिरावट। इस हफ्ते 670 कम हुआ सोना। चांदी की कीमत 850 घटकर 1,48,275 रुपए प्रति किलो पर आई। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1,20,000 पर पहुंचा है।
आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और आज की पहली बड़ी खबर आप सभी तक पहुंचाते हैं। सनातन पर सियासत जारी है, घमासान भारी है और आपको बता दें, देखिए बाबा की जो यात्रा है उसमें सितारे मौलाना क्यों चिढ़े, सनातन यात्रा में डॉक्टर बन गए बाबा बागेश्वर, ये सब कुछ बताएंगे। पहले आपको ये तस्वीरें दिखा देते हैं, उमड़ी भीड़ और साथ ही सितारों पर नजर डालिए। जगह कौन सी है? ये जगह है फरीदाबाद, हरियाणा। आज बाबा बागेश्वर के सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का दूसरा दिन है और आज दिल्ली से यात्रा इनकी शुरू हुई थी। आज ये फरीदाबाद पहुंच गई है, जहां एक बार फिर से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र की हुंकार भर दी है। तो बाबा की इस यात्रा में आम लोग तो शामिल हो ही रहे हैं, लेकिन बाबा की यात्रा में सितारों के पहुंचने का सिलसिला भी लगातार जारी है। जी हां, तस्वीर देखिए, कल दिल्ली से यात्रा की शुरुआत हुई तो खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अभी आपको नजर भी आ रही हैं और मंत्री कपिल मिश्रा वहां पर पहुंचे हैं। जरा सुनवा देते हैं, देखिए जरा ये शोर और आगाज। और आज बाबा बागेश्वर की यात्रा में भारतीय क्रिकेटर्स भी शामिल हुए। कौन कौन? देखिए, शिखर धवन और उमेश यादव उनके साथ नजर आए। अब ये तस्वीर नजर डालिए इस पर। ये देखिए, शिखर धवन बाबा के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं, भगवा लपेटे हुए हैं। और उमेश यादव भी पहुंचे और पीछे महंत राजू दास अयोध्या वाले वो भी नजर आ रहे हैं। अभी भी वक्त है हिंदू, तो क्रिकेटर्स ही क्यों, बाबा बाबा हर तरफ हो रहा है और साथ ही इस बीच रेसलर द ग्रेट खली भी उनके साथ चलते हुए नजर आ रहे हैं। खली तो कहीं भी हो आपको नजर आ ही जाएंगे, दूर से ही देखिए जरा। और एक साथ बाबा बागेश्वर और जब ग्रेट खली खड़े होते हैं तो कैसा नजारा होता है, नजर डालिए तस्वीर। हिंदू राष्ट्र के बिहार में हर ओर चुनाव की चर्चा है और दिल्ली से हरियाणा और यूपी तक चर्चा है एक यात्रा की। बाबा बागेश्वर की इस यात्रा में सितारों का मेला लग रहा है। बड़े बड़े खिलाड़ी और फिल्मी हस्तियां जुटने लगी हैं। शिखर धवन और खली खलबली मचा रहे हैं तो संजय दत्त, शिल्पा शेट्टी भी पदयात्रा के रंग और बढ़ाएंगी। बागेश्वर जी की जो सोच है, जाति पाति ऊंच नीच को हटाना मिटाना, इधर से एकता में बहुत ताकत है और यही है कि हम सारे हिंदू जो है, हिंदू लोग हैं सारे, वो इकट्ठे हुए और खूब और स्ट्रांग बने और एक स्ट्रांग नेशन बने। बाबा की यात्रा और उनके कार्यक्रम में साधु संतों समेत लाखों लोग जुटे हैं और सियासत के बड़े बड़े महारथी भी जुटने लगे हैं और बिहार चुनाव के बाद सियासी दिग्गज इसी यात्रा में जुड़ने वाले हैं। 7 से 16 नवंबर तक एक पदयात्रा हो रही है, सनातन हिंदू एकता पदयात्रा। आप सब भी आइए, धर्म के लिए कुछ कदम साथ चलते हैं। इस पदयात्रा का उद्देश्य सनातनियों में, हिंदुओं में जागरूकता लाना, अपने राष्ट्र के लिए, अपने धर्म के लिए हम सब लोगों को मुखर होकर के आगे आना होगा। तो बाबा बागेश्वर निकल पड़े हैं और उनके पीछे पीछे तमाम दिग्गज भी चल पड़े हैं। और आइए अब आपको डिटेल्स हम दे देते हैं। फिल्मी सितारे लगातार पहुंच रहे हैं, कौन कौन पहुंचा है नजर डालिए। देखिए यहां से शुरू करिए, अब जुबिन नौटियाल भी आपको नजर आ रहे हैं, ठीक मेरे बगल में यहां पर कुमार विश्वास भी आपको नजर आ रहे हैं। ऊपर नजर डालिए, विशाल मिश्रा अभी ट्रेंडिंग सिंगर हैं, जबरदस्त सिंगर हैं, वो भी पहुंचे हुए हैं। और अक्षरा सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री से भी वो भी पहुंची हुई हैं। राजपाल यादव भी इसमें शामिल हुए। और साथ साथ आपको बता दें, सुनील ग्रोवर लाफ्टर कॉमेडी के बादशाह
सुनील ग्रोवर भी वहां पर पहुंच गए। ये सारे सितारे आपको नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ नजर डालिए, कैसे भूल सकते हैं संजय दत्त भी। तो कुल मिलाकर ये है कि कुछ शामिल हो गए और कुछ शामिल होने की तैयारी में है। अब सियासी दिग्गज कौन कौन से हैं आपको अपडेट कर देते हैं। दिल्ली से शुरू करिए, कपिल मिश्रा आपको नजर आ रहे हैं, ये भी पहुंचे हुए हैं, शामिल हो गए हैं। राजा भैया विधायक उत्तर प्रदेश, और इनको लेकर काफी सरगर्मियां काफी तेज हैं, हलचल बहुत ज्यादा है और इसके सियासी मायने भी तलाशे जा रहे हैं। आगे हम आपको और अपडेट करेंगे। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा और केंद्र में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी, ये भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। और मुख्यमंत्री दिल्ली रेखा गुप्ता भी आपको नजर आ रही हैं, शुरुआत इन्हीं के साथ हुआ। और मनोज तिवारी भी पहुंचे, भारतीय जनता पार्टी के सांसद। और क्रिकेटर्स कैसे पीछे रह सकते हैं, देखिए खिलाड़ियों की बात कर लेते हैं तो कुलदीप यादव टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर हैं, ये भी पहुंचे हुए हैं, चाइनामैन बॉलर। और शिखर धवन आपको नजर आ रहे हैं, वो तस्वीर भी आपको हमने दिखाई थी। उमेश यादव भी साथ साथ पहुंचे, और हमसे भी जो लंबे हैं, सबसे लंबे, जो हजारों की भीड़ में अलग से नजर आ रहे हैं, ग्रेट खली रेसलर, ये भी आपको नजर आ रहे हैं। और अब संत समाज से कौन कौन वहां पर पहुंचा बाबा के इस पदयात्रा में शामिल होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, नजर डालिए। शुरू करते हैं, अनिरुद्धाचार्य आपको नजर आ रहे हैं, हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, ये भी ट्रेंडिंग टॉपिक में रहते हैं, कभी अपने बयानों से, कभी किसी ना किसी वजह से रहते जरूर हैं। सुधांशु जी महाराज वो भी आपको नजर आ रहे हैं, ये भी शामिल हुए। और थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, साध्वी रितंबरा भी आपको नजर आ रही हैं, ये भी बाबा बागेश्वर के इस पद यात्रा में शामिल हुए। जया किशोरी ये भी पहुंची, ये भी शामिल हो रही है और इसको कुछ सुनना चाहिए, सुनवा देते हैं, सुनिए। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं यहाँ पे आया हूँ, क्योंकि बागेश्वर जी की जो सोच है, जाति पाति ऊंच नीच को हटाना मिटाना इधर से हमारे देश से, और हिंदुत्व का और बढ़ाना है, तो बहुत खुशी है। तब में बहुत ताकत है, और यही है कि हम सारे लोग हैं, सारे वो इकट्ठे हुए और खूब और स्ट्रांग बने और एक स्ट्रांग नेशन। हर देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो मुझे लगता है यूनिटी, हम जब मैच भी खेलते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं, तो उस हिसाब से खेलते हैं, तो यूनिटी बहुत ज़रूरी होती है आपको आगे बढ़ने के लिए और आगे चलने के लिए। तो मुझे लगता है ये यूनिटी हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है और सभी के लिए। तो हम आगे एक साथ चलेंगे तो देश भी एक साथ आगे बढ़ेगा। हिंदुस्तानी ये सब लोग ये पद यात्रा में शामिल हुए और वृंदावन तक जाना है, सब लोग आइए और शामिल। हमेशा धर्म की राह पे चलने की कोशिश तो करते ही हैं, लेकिन धर्म की राह पे चलने के साथ साथ धर्म के लिए चलना भी उतना ही जरूरी है। मैं आ रही हूँ, आप सब भी आइए, धर्म के लिए कुछ कदम साथ चलते हैं। धर्मो रक्षति रक्षिता। एक जागरूक हिंदू का जो कर्तव्य है, अपने राष्ट्र के लिए, अपने धर्म के लिए हम सब लोगों को मुखर होकर के आगे आना होगा। तो इस यात्रा को सफल बनाने का अनुरोध आपसे कर रहा हूं। मैं स्वयं भी इस यात्रा में जितना रह सकूंगा उतना रहूंगा। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, उनको भी आप सुन रहे थे, और इसके कनेक्शन भी, जी हाँ, सियासी कनेक्शन तो निकलते ही हैं, लोग निकालने भी लगे हैं। अब आपको हम 3 तस्वीरें दिखाएंगे। जैसे जैसे सनातन एकता यात्रा आगे बढ़ रही है, लोगों का हुजूम और ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। आज भी कई किलोमीटर तक लोग नजर आए हैं, जरा गौर फरमाइए, और जहां तक आपकी निगाहें जाएंगी, सनातन यात्रा में आप लाखों लोग पाएंगे। और अगुवाई कौन कर रहा है? बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। अब बाबा का मैजिक समझिए, उनका जादू समझिए, क्योंकि जो लोग इस दौरान बाबा बागेश्वर से मिलने के लिए पहुंचे वो भावुक हो गए। अब ये भी तस्वीर आपको देखनी चाहिए, गौर करिएगा। सनातन एकता यात्रा में भावुक हुए लोग, ये देखिए जरा तस्वीर, इसमें बुजुर्ग, युवा सभी आपको नजर आ रहे हैं। सुनिए जरा, देखिए। और कुछ लोग ऐसे भी थे जो पदयात्रा के वक्त चोटिल हो गए, घायल हो गए। बाबा बागेश्वर को जैसे ये बात पता चली, वो डॉक्टर बन गए और लोगों का इलाज वहीं शुरू कर दिया। देखिए जरा ये तस्वीर, मरहम पट्टी करते हुए बाबा। और यही बाबा की खासियत है, सीधे कनेक्ट कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, जनता को अपने हृदय में उतार लेते हैं। और देखिए जरा, और ऐसा जब करते हैं
उसके बाद आवाजें आती हैं पीछे से नारेबाजी कि बाबा बागेश्वर जिंदाबाद। तो ये अद्भुत तस्वीरें वहां से जो आई, जो चुनिंदा थोड़ी अलग थी, हमने कोशिश की कि आप सभी तक पहुंचाएं। अब थोड़ा और कुछ डिटेल्स की बारी है और आइए आपको लिए चलते हैं, कुछ जानकारी पहुंचाते हैं, क्योंकि इस बीच बाबा बागेश्वर के उत्तर प्रदेश वाले प्लान की, जी हां, खूब चर्चा हो रही है। यूपी प्लान क्या है? यूपी में बाबा बागेश्वर, उनकी कथा काफी लोकप्रिय है। जैसे मेरठ, मुरादाबाद और झांसी में वो दरबार लगा चुके हैं और संबल में भी यात्रा निकालने का ऐलान कर चुके हैं बागेश्वर। पिछली बार भी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पद यात्रा यूपी से होकर गुजरी थी। अब बागेश्वर धाम से झांसी होते हुए उनकी यात्रा ओरछा तक गई थी और इस बार बाबा मथुरा तक की यात्रा में करीब 5 करोड़ लोग जुटेंगे, ऐसा दावा किया जा रहा है और जुट भी रहे हैं लोग, उसको देखते हुए कहा जा सकता है। माना जा रहा है कि बाबा की इस यात्रा का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफी असर होगा। 2027 में यूपी में चुनाव है, बहुत ज्यादा दिन दूर नहीं है। तो क्या बाबा की यात्रा से जमीन बनेगी? और धर्मांतरण को लेकर बाबा बागेश्वर तीखे हमले के लिए काफी मशहूर हैं। तो क्या बाबा बागेश्वर की इस यात्रा से भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंच सकता है? ये भी सवाल है। अब बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हिंदू राष्ट्र की बात करके हिंदू मतदाताओं को एकजुट कर सकते हैं, यानी यूनाइट। क्या इसीलिए यूपी में उनका सबसे ज्यादा विरोध समाजवादी पार्टी करती है या करती आ रही है लगातार? समाजवादी पार्टी ने कहा था कि अगर उत्तर प्रदेश में बाबा बागेश्वर का कार्यक्रम होगा तो पार्टी पुरजोर तरीके से उसका विरोध करेगी। सनातन एकता के नाम पर राजनीतिक एजेंडा चलाते हैं समाजवादी पार्टी, ये ऐसा कुछ आरोप प्रत्यारोप तो दोनों तरफ से लगते रहते हैं। लेकिन कथा के बहाने भी अखिलेश यादव ने उन पर गंभीर आरोप लगाए थे, आपको याद भी होगा, और अंडर द टेबल 50 लाख रुपए लेने का आरोप लगाया था। यह खुद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने लगाया था, मुखिया ने, अखिलेश यादव ने। लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने जवाब से लोगों को और एकजुट कर देते हैं। वो कहते हैं हमें जातिवाद नहीं, राष्ट्रवाद के लिए काम करना है। अवैध धर्मांतरण और जातिवाद देश में कैंसर की तरह है जो धीरे धीरे समाज को खत्म करने का काम कर रहा है। और अब कुछ दिनों पहले आपको बताएं कि अखिलेश यादव ने कैसे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर आरोप लगाया था और उन्होंने कैसे पलटवार किया था। तो दोनों तरफ से क्या कुछ कहा गया था, यानी आरोप और प्रत्यारोप। सुनिए जरा, देखिए। कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री। क्या कथावाचक ने पता कितनी कीमत होगी उनकी, फ्री थोड़े नहीं। इस देश का सबसे बड़ा यही दुर्भाग्य है कि यहाँ राष्ट्रवाद से ज्यादा काष्टवाद को बढ़ावा दिया जाता है। महंगाई पर चर्चा नहीं, रोजगार पर चर्चा नहीं, शिक्षा पर चर्चा नहीं, मेडिकल पर चर्चा नहीं। भाई इस देश में दारू सस्ती है, दवा महंगी, लेकिन इस पे चर्चा नहीं। चर्चा है जातिवाद पे। और अब सबसे अहम खबर इससे जुड़ी हुई कि ये यात्रा आखिर बाबा बागेश्वर निकाल क्यों रहे हैं, उनके संकल्प क्या हैं। तो आइए जल्दी से आप सभी दर्शकों को जो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के संकल्प हैं साथ, वो उस पर नजर डालते, पहुंचा दें आप तक। देखिए, पहला संकल्प अगर हम बात कर लें तो शुरू करिए दिल्ली से। यमुना का शुद्धिकरण, यमुना का पानी प्रदूषित है, पीने लायक नहीं है, यह संकल्प में कहा गया है। ठीक, अब आगे बढ़िए, जल्दी से आपको बता देते हैं, क्योंकि यमुना को कुल मिलाकर पवित्र करने का इरादा है बाबा की तरफ से। हमेशा से ये दावा और वादे भी किए जाते रहे और इसको लेकर फोकस है, जोर है। अब दूसरा क्या है? ब्रज धाम की सुरक्षा। बागेश्वर में कृष्ण जन्मभूमि की सुरक्षा का संकल्प लिया है। तो ये अपने आप में आपको जो संकल्प है उनके साथ वो पहुंचा रहे हैं पॉइंटर्स। पहली बात हो गई। दूसरी बात हो गई ब्रज धाम की सुरक्षा को लेकर, और इसको लेकर वहां के लोग भी काफी बाबा को समर्थन दे रहे हैं और इससे कनेक्ट हो जाते हैं, जुड़ते जाते हैं। तो ये भी आपको बता दें कि जो संकल्प है कि मांस और मदिरा से ब्रज धाम को पूरी तरह से मुक्त कर दिया जाए, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। और तीसरा क्या है? सामाजिक समरसता। और इसके अंतर्गत क्या है? तीसरा संकल्प है कि सभी लोगों में एकता का भाव है, यानी सब यूनाइट रहें, और खासकर जो हिंदू हैं उन पर, जिन पर फोकस करते हैं बाबा, कि सब एक मत रहें, अपने आप को हिंदू समझे, जाति वर्ग में ना बटें और अपने आप को
कतई ना बांटें जिसका फायदा हिंदू समुदाय को हो, हिंदू राष्ट्र पे। और चौथी बात यह है, जो बड़ी बात है, चौथा पॉइंटर, भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो, यह संकल्प में वादा किया गया, दावा किया गया है। उन्होंने कहा, यानी कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का कहना है कि हिंदू राष्ट्र बनने तक यह यात्रा जारी रहेगी अनवरत। पांचवी बड़ी बात क्या है? वैचारिक क्रांति। बाबा बागेश्वर लोगों का विचार बदलना चाहते हैं और कहते हैं कि तलवारों को की नहीं बल्कि विचारों की क्रांति चाहिए, जिसकी दरकार है। और बार बार आप मंच पे उनको सुनते भी ये कहते हुए। छठा संकल्प, लव जिहाद पर लगाम लगाने का, यानी लव जिहाद के खिलाफ, इसके विरुद्ध, जिससे अवैध धर्मांतरण बंद हो जाए, इस पर लगाम लग जाए। और सातवां जो संकल्प है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तरफ से, वो ये है गोरक्षा। ये इंपॉर्टेंट है। सातवां संकल्प, गाय को सही सलामत रखना, गायों के रहने के लिए सही व्यवस्था करने का संकल्प लिया गया है बाबा बागेश्वर की तरफ से। तो ये 7 संकल्प जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। और अब बाबा बागेश्वर की पदयात्रा में जो लोग शामिल हुए या फिर हो रहे हैं, इस दौरान उनका क्या कुछ कहना है, ये भी तो सुनना जरूरी है। आइए आपको सुनवा देते हैं, सुनिए। धर्म को बचाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, गाय को गौ माता का दर्जा दिलाना है और नशा मुक्त भारत सबसे पहला पड़ाव मेरा ये होगा। हमारे गुरुजी जब ऐसा है, जब वहाँ पे मारकाट हो रहा है, बहन बेटियों के लिए दिक्कत बन रही है, देख रहे हो कहीं निकल नहीं पा रही लड़की, हमारी घर की बहन बेटियां, तो क्या होगा भाई? उनके लिए बचाव के लिए करना पड़ेगा ना सर। हम हिंदू राष्ट्र चाहते हैं, पूरा हिंदू राष्ट्र, भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो, यही संकल्प के साथ हम का बंटवारा हुआ तो अपने लिए देश ले लिए, ये हिंदुओं के लिए बचा है, हिंदुओं के लिए राष्ट्र बनना चाहिए, राष्ट्र बनना चाहिए। गौ माता के साथ में हो रहा है वो अत्याचार, वो नहीं होना चाहिए, और लविंग जिहाद है वो बंद होना चाहिए। हिंदू एकता के लिए आई हूँ, हिंदू राष्ट्र के लिए आई हूँ, और हम सब भाई भाई हैं, हम सबकी सुरक्षा के लिए। हिंदू है तो सब एक होके चले, जब लोग अपने मजहब में सब लोग एक हो जाते हैं तो लोगों को भी एक होना चाहिए। देखिए, हालांकि कुछ लोग इस यात्रा का विरोध भी कर रहे हैं और कल मौलाना रिजवी ने कहा था, हालांकि अभी मौलाना रशीदी आपको नजर आ रहे हैं, और आज मौलाना साजिद रशीदी ने इसके खिलाफ बोला है। तो बोला क्या है ये भी तो सुनना चाहिए, सुनिए जरा। लेकिन आपको बता दें कि बाबा की यात्रा पर घमासान तो लगातार जारी है और इसको लेकर किसने क्या कहा है ये भी आपको सुनना चाहिए जरूर। और राजा भैया उर्फ, आपको बता दें इस बीच, राजा भैया उर्फ रघुराज प्रताप सिंह, इनकी भी एंट्री तो हुई है और इसको लेकर काफी हलचल काफी तेज हो गई है और सियासी कनेक्शन इसमें तलाशने की पूरी कोशिश चल रही है। अब बाबा बागेश्वर दूसरी बार सनातन एकता यात्रा निकाल रहे हैं। राजा भैया उर्फ रघुराज प्रताप सिंह विधायक उत्तर प्रदेश से हैं और क्या कुछ कह रहे हैं ये भी आपको साथ साथ हम लिख के दिखा रहे हैं। इसका मकसद हिंदुओं को इकट्ठा करना या यूनाइट करना, एक करना है। आप सबको इस यात्रा में शामिल होना चाहिए, ये बयान है और मैं भी लगातार इस यात्रा से जुड़ा रहूंगा, ये कहना था रघुराज प्रताप सिंह का। अब जिनकी हम चर्चा कर रहे थे थोड़ी देर पहले, मौलाना साजिद रशीदी, जिनको दिखा भी रहे हैं, कहते हैं अगर कोई मुस्लिम राष्ट्र की बात करता तो कार्रवाई हो जाती, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, ये सवाल खड़े करें। ऐसे लोग समाज में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र की मांग पूरी तरह से गलत है। साजिद रशीदी, बाबा बागेश्वर हिंदू जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, ये कह रही हैं जया किशोरी कथावाचक। मैं सनातन एकता यात्रा में बाबा के साथ रहूंगी और हिंदुत्व के लिए साथ साथ आगे बढ़ेंगे। और अब बाबा बागेश्वर हिंदू एकता यात्रा निकाल रहे हैं। शहाबुद्दीन रिजवी कह रहे हैं, अध्यक्ष AIMU के हैं, यात्रा 3 राज्यों से निकले या 30 राज्यों से गुजरे, हिंदू राष्ट्र का सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा, ये कहना है। और अब क्रिकेटर शिखर धवन, इस यात्रा में आकर मुझे बेहद खुशी हुई है और क्योंकि यात्रा के जरिए हम सकारात्मक पॉजिटिव संदेश दे रहे हैं और लोगों को एकजुट, यूनाइट, हिंदुओं के लिए यह मैसेज है। और इस यात्रा में सबको एक साथ आना चाहिए, द ग्रेट खली रेसलर कह रहे हैं और कह रहे हैं कि मिलकर हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए। और अब मौलाना साजिद रशीदी क्या कह रहे हैं विरोध को लेकर, सुनिए जरा उनको। भारत हिंदू राष्ट्र होकर के रहेगा, जब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं होगा हम तब तक चलते रहेंगे, पैदल चलते रहेंगे, रुकेंगे तब जब भारत हिंदू राष्ट्र हो जाए। ये सब बागेश्वर धाम के पागल हैं, हम नेता नहीं है कि ये जनता है, ये सब हमारे परिवार के सदस्य हैं। किसी पार्टी के सपोर्ट के लिए या किसी के विरोध के लिए पदयात्रा नहीं है, हिंदुओं की एकता के लिए, बांके बिहारी के मिलन के लिए पदयात्रा है। जो हिंदू
जात पात छुआछूत में बटा है, उसको वहां से ऊपर उठाकर हिंदू एकता के लिए उनको प्रबल करना। कोई बाबा नहीं है और बाबा जैसे गुण भी इनके अंदर नहीं है, तो ये जो बार बार कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, और ये जो यात्रा निकाल रहे हैं इस बात को लेकर के हिंदू राष्ट्र के लिए हम यात्रा निकाल रहे हैं, कल अगर साजिद रशीदी इस बात का ऐलान करे कि मैं दिसंबर में एक यात्रा निकालूंगा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ताकि ये देश मुस्लिम राष्ट्र बन जाए, तो मेरे खिलाफ केस हो जाएंगे। हम भी इसको मुस्लिम राष्ट्र बनाने की बात इसलिए नहीं करते क्योंकि हम भी जानते हैं पाकिस्तान का क्या हाल है, हम भी जानते हैं बांग्लादेश का क्या हाल है। इसलिए जो लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं उनको नेपाल सोचना चाहिए। अगर फिर भी नहीं मानेंगे तो जो नेपाल में हुआ वो यहाँ भी होगा। आहिस्ता 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 फैल रहा है। इसका जब परिणाम सामने आना शुरू होगा तो उस वक्त बहुत देर हो चुकी होगी और सरकार भी फिर उसको संभाल नहीं पाएगी। चलिए, तो बात हो गई पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और उनके हिंदू राष्ट्र बनाने के सपने की और हिंदू पदयात्रा की। लेकिन अब बात जिहादी जंग के आगाज की। समझ तो गए होंगे आप, बात पाकिस्तान की कर रहे हैं। जी हां, क्योंकि सरहद पार से हो रही जिहादी जंग, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तो आपस में भिड़ ही रहे हैं, मगर अब पाकिस्तान के आतंकवादियों ने भारत के खिलाफ जिहाद वाला एजेंडा छेड़ दिया है। लेकिन जिहाद की भट्टी से निकलकर दो आतंकी भारत में साजिश कर रहे थे, मगर सेना ने घाटी में उन्हें क्या किया? ठोक दिया। योगी फोर्स ने भी जिहाद के लिए एक चेहरे को उठा लिया है। यह पाकिस्तान में आतंक के वो तीन चेहरे हैं जिन्होंने जिहाद को हथियार बनाकर भारत विरोधी साजिश फिर से शुरू कर दी है। मसूद अजहर, अब्दुल रऊफ और हाफिज सईद। ये एक साथ आकर जिहाद के नाम पर आतंकी भर्ती करने का काम कर रहे हैं। तो जरा आप सुनिए कि कैसे मसूद अजहर के भाई रऊफ अजहर ने जिहादी भाषण देकर आतंक की ट्रेनिंग कैंप का प्रमोशन किया है। वुजू से फजर की नमाज जिहाद की किताबों का मुतालिया करते हुए पढ़ी है अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे जिहाद में कोई शक बाकी नहीं रहा, कोई शुबा बाकी नहीं रहा, कोई इश्काल बाकी नहीं रहा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इस मजमे में कहता हूं, अगर किसी के दिमाग में कोई सवाल है जिहाद के बारे में, कोई मुसलमान हो या काफिर, कोई कादियानी हो या मोमिन, कोई आदमी खड़े होकर कोई सवाल करे, अगर कुरान की आयत से जवाब न दे सका, इंशाअल्लाह आप लोगों को इस फरीजे की तरफ दावत देना छोड़ दूं। हम लोगों को कुफ्र की तरफ बुलाने वाले नहीं है, गुमराही की तरफ बुलाने वाले नहीं है, हम लोगों के घरों को जाय करने वाले नहीं है। हमें रब ने कहा है जिहाद की तरफ बुलाओ, इसलिए बुला रहे हैं। अल्लाह ने कहा जिहाद में जिंदगी है, हम इसलिए बुला रहे हैं। हमें अल्लाह ने कहा यह कौम जिहाद करेगी। और अब आपको दिखाते हैं कि मसूद गैंग ने कैसे उगला है जिहादी जहर। देखिए, जैश-ए मोहम्मद के आतंकी रऊफ का ऑडियो ऐसे वक्त में सामने आया जब उसका भाई मसूद अजहर भी लोगों को बरगलाने का काम कर रहा है। कुछ दिन पहले ही मसूद अजहर ने जिहाद के लिए उकसाया था, महिलाओं को फिदायीन आतंकी बनाने के लिए भड़काया था, और अब मसूद का भाई और जैश आतंकी रऊफ भी यही काम कर रहा है। मसूद के आतंकी भाई का नाम मुफ्ती अब्दुल रऊफ असगर है। यह रऊफ ही कंधार विमान हाईजैक मामले का मास्टरमाइंड है। फिर से दोहरा देते हैं, यही रऊफ है जो कंधार विमान हाईजैक मामले का मास्टरमाइंड है, जिसने 1999 में IC-814 IC-814 विमान हाईजैकिंग की साजिश रची थी। तब तो भारत ने 150 से ज्यादा यात्रियों को बचा लिया था, लेकिन मसूद को छुड़ाने वाला उसका भाई अब आतंकी बना रहा है। तभी तो रऊफ ने भड़काऊ ऑडियो में जिहाद का जहर उगला है, और जैश कमांडर अब्दुल रऊफ असगर ने कहा है कि जिहाद में जिंदगी है। सोचिएगा ये क्या बोलते हैं, ये कह रहे हैं जिहाद में जिंदगी है। लेकिन कमाल की बात देखिए, वो यानी पाकिस्तान आतंक फैलाने का काम कर रहा है, हम यानी हिंदुस्तान क्या कर रहे हैं? आतंकियों को वहीं ठोक दे रहे हैं, गाड़ दे रहे हैं। कैसे, समझिए, देखिए। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को सेना ने ठोकने का काम किया है। हमारे जाबाज तैनात हैं और आतंकवादियों को चुन चुन कर उनके सही अंजाम तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, यानी कि कहां? जहन्नुम। देखिए जरा आज दो आतंकवादियों का काम तमाम किया है भारतीय सुरक्षा बलों ने संयुक्त साझा ऑपरेशन में, और सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। यानी कि वो मिलिटेंट्स भेज रहे हैं, आतंकी भेज रहे हैं या ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनका अंजाम क्या हो रहा है? काम तमाम, सीधा। अगली तस्वीर, आतंकवादियों की साजिश को नाकाम करने के लिए जम्मू कश्मीर में लगातार सर्च ऑपरेशन का काम चल रहा है। अब तस्वीरें श्रीनगर के सेंट्रल जेल की हैं, जो कि आप देख पा रहे हैं। कश्मीर में सर्च ऑपरेशन हर जगह
जहां भी लगता है कि कोई भी आशंका हो सकती है कि कोई छुपा हो सकता है या फिर कोई कनेक्शन हो सकता है, तो वहां पर खंगालने की कोशिश की जा रही है सुरक्षा बलों की तरफ से। और एक और तस्वीर दिखाएंगे पराक्रम की और हमारे भारतीय सेना के शौर्य की। देखिए, गांदरबल में भी सेना एक्शन मोड में है। यहां किसी भी नापाक साजिश को नाकाम करने के लिए हमारे जवान एक्टिव हैं। इसी तरह गड़गड़ाहट और हर जगह सुरक्षा बल चौकस, एजेंसियां अलर्ट मोड में। चाहे देखिए जम्मू कश्मीर पुलिस हो, सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो या फिर इंडियन आर्मी, सभी एक साथ एक स्वर में इस इरादे में कि कोई भी जिहादी बचना नहीं चाहिए, क्योंकि भारत ने पहले स्पष्ट कर दिया था कि आप गोली ना चलाएं, बंदूक ना उठाएं, आप आतंक ना फैलाएं। अगर आपने ऐसे हिमाकत की तो अंजाम सिर्फ वही जहन्नुम। और अब आपको जरा दिखा देते हैं कि जम्मू कश्मीर में जिहादी आतंकी किस तरह से खल्लास हो रहे हैं या फिर हुए हैं। नजर डालिए। देखिए, जम्मू कश्मीर में आतंकी बड़ी साजिश की फिराक में थे और इसीलिए नियंत्रण रेखा यानी एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, एलओसी कहिए, लाइन ऑफ कंट्रोल, जी हां, वहां पर घुसपैठ कर रहे थे। तभी आतंकी मूवमेंट की खुफिया जानकारी सेना को पहुंचती है। फौज ने तुरंत कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में एक्शन शुरू किया और आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर अंधाधुंध फायरिंग झोंक दी। जवाब में क्या हुआ? जवाब में भारतीय जवानों ने भी ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। कुपवाड़ा के जंगलों में काफी देर तक गोलियां चलती रही और आखिरकार सेना ने 2 आतंकवादियों का काम तमाम कर दिया, यानी मौत के घाट उनको उतार दिया। और अभी तक आतंकवादियों और उनके गुट का खुलासा तो नहीं हुआ है। सेना ने इस एक्शन को ऑपरेशन पिंपल नाम दिया है। सेना की यूनिट चिनार कॉर्प्स ने इसकी जानकारी साझा की है, जहां 2 आतंकवादियों को ढेर करने के बावजूद ऑपरेशन चल रहा है, यानी कि जारी है। सुरक्षा बल पूरे इलाके में सर्चिंग अभियान में जुटे हुए हैं। कुपवाड़ा में मुठभेड़ के बीच खुफिया विभाग एक्शन में है। पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर टीम छापेमारी कर रही है। घाटी के कई जिलों में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है और सीआईके ने श्रीनगर की सेंट्रल जेल में भी रेड करके तलाशी ली है, जिसकी तस्वीरें अभी थोड़ी देर पहले आप सभी तक हमने पहुंचाई, ताकि किसी भी नापाक मंसूबे पर रोक लगाई जा सके, उनको न्यूट्रलाइज किया जा सके। और अब पाकिस्तानी आतंकवादियों के खात्मे के लिए सेना किस तरह एक्टिव है, आज सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। उन्होंने भी कह दिया है पाकिस्तान में घुसकर मारेंगे। ये नया भारत अब अपराध को और आतंकवाद को देखता नहीं है। अगर कोई भारत की सुरक्षा में सेंध लगाता है तो उसके घर में घुस करके मारता भी है और खूब इलाज भी करता है उनका। पाकिस्तान गिड़गिड़ाया दुनिया ने कि भारत तबाह कर देगा, और तय तो हो ही चुका था। मोदी जी ने तय तो कर ही लिया था कि अब पाकिस्तान का नक्शा ही समाप्त कर देना है, इसको भारत का हिस्सा बना देना है। लेकिन गिड़गिड़ाया दुनिया में आगे से ऐसी दुस्साहस नहीं करूंगा। बहनों और भाइयों, आज सबसे यही कहने के लिए आए हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण और मोदी जी के नेतृत्व में वो पुख्ता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, लेकिन योगी सिर्फ आतंकियों को सख्त संदेश नहीं दे रहे, बल्कि यूपी में योगी फोर्स ने एक संदिग्ध आतंकी को दबोच भी लिया है। देखिए जरा, सहारनपुर का यह बिलाल है, गिरफ्तार हुआ है। बिलाल खान है जो भारत के खिलाफ साजिश रचने के काम में लगा हुआ था। तस्वीर देखिए। तो किस तरह से योगी फोर्स के कब्जे में अलकायदा का यह बिलाल आ गया है, अब समझिए जरा, और पूरी डिटेल्स आप सभी तक हम पहुंचा देते हैं। बिलाल खान उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का रहने वाला है, लेकिन एटीएस ने बिलाल को मेरठ से गिरफ्तार किया था। एटीएस की पूछताछ में बिलाल खान पर बड़े बड़े खुलासे हुए हैं। यूपी एटीएस के मुताबिक बिलाल के मंसूबे बेहद ही खतरनाक थे, क्योंकि बिलाल आतंकी संगठन अलकायदा से जुड़ा हुआ है। यह अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट का सक्रिय सदस्य था। बिलाल खान
अलकायदा से मिलकर आतंकी हमले की फिराक में था। अभी फिराक में ही था, लेकिन यहां धरा का धरा रह गया। भारत में कई जगह आतंकवादी हमले की यह साजिश रचने में लगा हुआ था। सरकार को हटाकर शरिया लागू करने के मिशन में भी लगा हुआ था। और इस खौफनाक प्लान का खुलासा बिलाल की मोबाइल डेटा से हुआ। अब दावा है कि बिलाल खान पाकिस्तान के 4000 नंबरों के संपर्क में था। अलकायदा और लश्कर के हैंडलर से संपर्क में रहता था। बिलाल खान अपने सोशल मीडिया ग्रुप पर ब्रेन वॉश करने का काम करता था। लोगों को अलकायदा से जोड़ने के लिए मैसेजेस किया जाता था और लिखा, जिहाद के रास्ते चलोगे तो मुजाहिदीन आपके लिए खड़े होंगे। जहां मुजाहिदीन का पसीना गिरेगा वहां लोग खून बहा देंगे। सोचिए, अलकायदा लीडर आसिम उमर को ग्रुप में श्रद्धांजलि भी इसने दी थी। बिलाल ऑपरेशन सिंदूर में मारे आतंकवादियों को शहीद कहता था और 15 सितंबर को गिरफ्तारी के बाद बिलाल 4 नवंबर से रिमांड पर है। एटीएस बिलाल से उसके मंसूबों और नेटवर्क को लेकर खुलासे करने में लगी हुई है और कड़ी पूछताछ करने में डटी हुई है। बिलाल खान कैसे साजिश कर रहा था, यूपी पुलिस के आईजी LR कुमार को आपको सुनवाते हैं, सुनिए। बिलाल द्वारा लगभग 4000 पाकिस्तानी मोबाइल नंबरों से जुड़ा हुआ था और ये लगातार पाकिस्तानी AQS एनालिस्ट से संपर्क में था। बिलाल खान, ओसामा बिन लादेन, अल जवरी, असीम उमर संबली और जैशी मोहम्मद चीफ मौलाना मसूद असर के अपने आदर्श मानता था। भारत सरकार को गिराने के एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स, वायलेंट जिहाद को प्रोपेगेट करता था। ये चाहता था दैट थ्रू वायलेंट जिहाद एक एस्टैब्लिश गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने का ट्रेनिंग वीडियोस बनाकर लोगों से शेयर करता था। तो तनाव पूरी तरह से चरम पर है। दोनों तरफ से दोनों हमले कर रहे हैं। पाक अफगानिस्तान में अब बंदूकें बोलेंगी। क्यों ऐसा हम कह रहे हैं, जरा देखिए, आपको कुछ जानकारी पहुंचा देते हैं, आप समझाएंगे। क्योंकि पाक और अफगानिस्तान की बॉर्डर पर जंग के हालात तैयार हो रहे हैं, बन रहे हैं। मुनीर की फौज और तालिबानी लड़ाके आमने सामने हैं पूरी तरह से। इस बीच तालिबान पर पाकिस्तानी खुफिया सूत्रों ने बड़ा दावा किया है। पाकिस्तान के खिलाफ तालिबान 600 आत्मघाती तैयार कर रहा है सुसाइड बॉम्बर। काबुल यूनिवर्सिटी समेत कई जगह से युवाओं की भर्ती हो रही है। कंधार, खोस्त, पंतिका प्रांत से भी युवाओं को भर्ती किया जा रहा है लगातार, जिन्हें फिदाइन हमलावर की तरह ही ट्रेनिंग दी जा रही है। और बॉर्डर एरिया में यह सब ऐसे वक्त में हो रहा है जब पाकिस्तान अफगानिस्तान में बातचीत फेल होने को चंद घंटे हो चुके हैं, लेकिन दोनों ओर से धमकियों के बम चलने काफी तेज हो चुके हैं। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने कह दिया है कि अब बात नहीं होगी। ख्वाजा ने कंप्लीट डेडलॉक यानी गतिरोध का दावा किया है और उससे पहले भी पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने जंग की धमकी दी थी। मगर अब अफगानिस्तान भी पाकिस्तान पर पलटवार कर रहा है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की बातचीत फेल होने का जिम्मेदार उसे ठहराया है। पाकिस्तान को गैर जिम्मेदार और सहयोग नहीं करने वाला मुल्क कहा है। केंद्र सरकार अब इन भारतीयों को निकालने का प्लान एक्टिव कर चुकी है। अब आपको सुनवा देते हैं विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कहा है। सूडान में वो RSF की कस्टडी में है, जहां की जैसा कि आप जानते हैं कि वहां पर अल फशेर जो जगह है, जो क्षेत्र है, वहां पर लड़ाई चल रही है। हम लोग सूडान के सरकार से और वहां जो अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं उनसे लगातार संपर्क में है, ताकि जो हमारे भारतीय नागरिक जो भी कस्टडी में है उनको सही सलामत छुड़ाया जाए और उनकी सुरक्षा प्रदान कर सके। भारत सरकार पूरी कोशिश में है कि इन सबको सुरक्षित वतन वापस लाया जाए और इनके चंगुल से छुड़ा लिया जाए। चलिए वापस ले आते हैं और अब बात करते हैं भारत की, खासकर चुनाव की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और बिहार की। देखिए, बिहार में तूफानी प्रचार से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में थे। बनारस में रोड शो में पीएम का जोरदार अभिनंदन हुआ, स्वागत हुआ। ये तस्वीरें भी देखते चलिए। तो वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 वंदे भारत की सौगात भी दी है। इस बीच एक बच्चे ने कविता सुनाई तो प्रधानमंत्री मोदी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया और उसकी हौसला अफजाई की। सुनवा भी देते हैं आपको। मेरा बनारस बदल रहा है, छट रहे हैं काले काले बादल, दुश्वारियों से निकल रहा है, मेरा बनारस बदल रहा है। सदा सनातन सदा पुरातन, मेरा बनारस बदल रहा है। बनारस ने जब से ढंग बदला है, बनारस ने जब से संग बदला, विहंग सा उड़ता ऊंचे ऊंचे, विहंग सा उड़ता ऊंचे छोड़े, नए क्षितिज पे मचल रहा है। सदा सनातन सदा पुरातन, मेरा बनारस बदल रहा है।
है जम्मू द्वीप का प्राण बिंदु ये, मोक्ष शायरी का स्वर यही है, दिन प्रतिदिन निखर रहा है, सदा सनातन सदा पुरातन, ये मेरा बनारस बदल रहा है। तो ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबको किस तरह से आगे बढ़ाते हैं, चाहे उनमें युवा हो या फिर बच्चे ही क्यों ना हो। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच्चे को शिक्षा में आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं और उधर बिहार में कट्टे पर घमासान मच गया है। जहां पिछले दिनों आरजेडी के मंच से एक बच्चे ने कट्टे और रंगदारी की बात जो कर दी थी। अब सोचिए ये जो बच्चा है कट्टा और तेजस्वी यादव को आने के बाद किस तरह से कह रहा है, और वहां पे जो जनता है तालियां बजा रही है और खासकर जो नेताजी हैं वो ताली बजा रहे हैं। अब आप सोचिए। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बयान को हथियार बना लिया और चुनाव में महागठबंधन पर तीखे हमले बोल दिए। सीतामढ़ी कट्टा रंगदारी पर हमला किस तरह से बोला पीएम ने, सुनिए जरा। कह रहा है कि आरजेडी सरकार रंगदार बनाती है और वो बच्चा कहता है मैं खुद रंगदार बनना चाहता हूं। एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण में फिर से पटना आऊंगा। आखिरी चरण के रण से पहले बिहार में भारी घमासान मचा है। बड़े बड़े दिग्गज तूफानी प्रचार में जुटे हैं, लेकिन बिहार में सबसे ज्यादा चर्चा कट्टा और रंगदारी की है। बिहार की आखिरी रैली में पीएम ने साफ कह दिया, जहां कट्टा और रंगदारी का राज चलता है वो गुंडा राज और जंगल राज की निशानी है और बिहार की जनता को ऐसी सरकार नहीं बनानी है। आरजेडी के लोग बिहार के युवाओं को कट्टा और दूनाली देने की बात कर रहे हैं। कट्टा और जंगल राज पर तूफानी प्रहार हुआ तो महागठबंधन भी पलटवार में पीछे नहीं है। तेजस्वी यादव के अलावा प्रियंका गांधी भी ताबड़तोड़ रैलियां कर रही है और कह रही है गोली, रंगदारी और फिरौती जैसी बातें शर्मनाक है। ये चुनाव हार रहे इसलिए मुद्दे से भटका रहे। क्या भाषा शैली है, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, कहीं कट्टा, अपहरण, हत्या, इस ऐसी बातें। तो बिहार में कट्टा और रंगदारी पर घमासान कैसे है भारी, आइए जरा थोड़ा तफसील से चर्चा कर लेते हैं और कुछ खबरें पहुंचा देते हैं और आंकड़े भी पहुंचा देते हैं और किसने क्या कहा यह भी आपको जानना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि यह चुनाव बिहार का भविष्य तय करेगा। जंगलराज वालों के प्रचार के गाने सुने आपने। छोटे बच्चे मंच से कह रहे हैं हमें रंगदार बनना है। क्या बिहार के बच्चों को रंगदार बनना चाहिए या डॉक्टर, इंजीनियर बनना चाहिए? हम बच्चों के हाथों में लैपटॉप देने का काम कर रहे हैं। आरजेडी कांग्रेस वाले कट्टा और दुनाली दे रहे हैं। ये देखिए जरा कट्टा वट्टा। जहां कट्टे और रंगदारी का राज चलता है वहां नौजवानों के सपने दम तोड़ देते हैं। जहां गुंडा राज होता है दुकानदारी चौपट हो जाती है। इन लोगों ने बिहार में सालों तक गुंडा और जंगल राज चलाया। जंगल राज से बिहार को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। आज बड़े बड़े लोग बिहार की मछलियां देखने आ रहे हैं, वो तालाब में डुबकियां लगा रहे हैं। निशाना किस तरफ था आपको पता ही है, राहुल गांधी, कांग्रेस। और बिहार के चुनाव में डूबने की कोशिश कर रहे हैं, ये प्रधानमंत्री ने कहा है। और अब प्रियंका गांधी वाड्रा ने क्या पलटवार किया, कैसे जवाब दिया, देखिए और सुनिए। कहती है प्रियंका गांधी कि अब मोदी जी पीएम पद की गरिमा भी बरकरार नहीं रख पा रहे। वो रैलियों में कट्टा, गोली, फिरौती और रंगदारी की बात करते हैं। एक प्रधानमंत्री के मुंह से चुनाव में ऐसी बातें निकलना शर्मनाक है। असल में बात यह है कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए इनकी भाषा का स्तर इतना नीचे गिर चुका है। प्रधानमंत्री मोदी को देश की जनता पहचान गई है और अब जनता मोदी के झूठ से गुमराह नहीं हो रही है। इसलिए वो चुनाव जीतने के लिए वोट चोरी पर उतर आए हैं और चुनाव आयोग के साथ मिलकर ये लोकतंत्र से खिलवाड़ कर रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा का ये पलटवार। अब आपको सुनवा देते हैं कि कट्टे और रंगदारी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने क्या कुछ कहा, कैसे पीएम ने हमला बोला और कैसे पलटवार किया प्रियंका गांधी वाड्रा ने, सुनिए। मैं आरजेडी की रैली का एक वीडियो देख रहा था। छोटा सा बच्चा लालटेन वालों की रैली में आया है
और जब पत्रकार उसको पूछते हैं तो छोटा सा बच्चा भी बड़ा माथा ऊंचा करके कह रहा है कि आरजेडी सरकार रंगदार बनाती है, और वो बच्चा कहता है मैं खुद रंगदार बनना चाहता हूं। ये 15-20 साल पहले की बात नहीं है, ये इसी चुनाव के वीडियो की मैं बात कर रहा हूं। हम यहां आईटीआई बना रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज खोल रहे हैं, और ये आरजेडी कांग्रेस वाले बिहार के बच्चों को रंगदारी के लिए प्रेरित कर रहे हैं। आपको उस मानसिकता को हराना है जो बिहार के बच्चों में जहर का बीज बो रही है। फिरौती, रंगदारी, हत्या, अपहरण, ये बातें करते हैं इनके नेता। इनके सबसे बड़े नेता देश के प्रधानमंत्री अपने स्तर को इतना गिरा चुके हैं। आपने भाषा सुनी है उनकी आजकल? कहीं कट्टा, अपहरण, हत्या, इस ऐसी बातें लीजिएगा। प्रधानमंत्री जी जहां भी है, मैं बताती हूं, इस देश में इतना विवेक है कि आपको पहचान रही है। आरोप और हमला तो आपने सुन लिया, कुछ और थोड़ी तस्वीरें चुनाव से जुड़ी हुई, बिहार से जुड़ी हुई पहुंचा देते हैं। देखिए, आपको भी अच्छा लगेगा। और थोड़ी हटके भी तस्वीरें हैं तो देखनी जरूर हम सबको चाहिए, क्योंकि कट्टे और रंगदारी के बीच तो देखिए बिहार में तूफानी प्रचार चल ही रहा है। और इसी बीच भारतीय जनता पार्टी नेता स्मृति ईरानी का अनोखा अंदाज भी नजर आया। पूर्व मंत्री बिहार में गोलगप्पे का लुत्फ उठाती नजर आई हैं। और हालांकि गोलगप्पे को ये तो कॉमन नेम है, गोलगप्पा सभी जानते हैं, पैन इंडिया, लेकिन फुचका बोलते हैं बिहार में और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में गुपचुप भी बोल देते हैं। संजय मयूख भी नजर आ रहे हैं, अनिल बलूनी भी नजर आ रहे हैं, स्मृति ईरानी है ही, और बीजेपी के और भी लीडर्स आपको नजर आ रहे हैं। और वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी पूर्णिया समेत बिहार में कई रैलियां की हैं और घुसपैठियों को लेकर आक्रामक प्रहार करने का काम किया है। और देखिए, रैली में जहां तक निगाह आप डालेंगे, हजारों की संख्या में लोग उनको देखने और सुनने पहुंचे हुए थे। वो चाहते तो घुसपैठियों पर एक्शन का मोर्चा इधर अमित शाह ने संभाल लिया, तो माफिया पर एक्शन वाला वार योगी आदित्यनाथ ने कर दिया। योगी ने मोतिहारी से फिर से बुलडोजर वाला हमला बोल दिया है। माफिया और अपराधी, उसकी हड्डी पसली हमने बुलडोजर से रौंद करके उसको पस्त किया है। तो मैंने बुलडोजर चला करके इन माफिया और अपराधियों का ऐसा पस्त किया है। माफिया और अपराधी, उसकी हड्डी पसली हमने बुलडोजर से रौंद करके। तो बिहार में योगी रज रहे हैं, तो योगी को चुनौती दे रहे हैं अखिलेश यादव। समस्तीपुर में अखिलेश ने लालटेन थामी और एनडीए पर हमला बोल दिया। समस्तीपुर में गरजे हैं अखिलेश यादव। बताओ, करोगे 9-2-11? कल कितनी तारीख है? और उसके 2 दिन बाद 9-2। और वहीं देखिए, बांका से अगली तस्वीर है। बिहार के रण में तेजस्वी यादव भी तूफानी प्रचार में जुटे हैं। बांका में तेजस्वी ने रैली की और बदलाव का दावा कर दिया। ये तस्वीर चर्चा हेलीकॉप्टर की, क्योंकि हेलीकॉप्टर में फिर अटक गए चिराग। जी हां, तेजस्वी को एक और युवा चिराग पासवान चुनौती दे रहे हैं, लेकिन केंद्रीय मंत्री हेलीकॉप्टर चुनौती से जूझ रहे हैं। कल वो हेलीकॉप्टर में 45 मिनट बैठे रहे और आज भी काफी देर तक उनका हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पाया। तो देखिए, आखिरी चरण है और रण जो है वो भीषण हो चला है। सियासत किस तरह से हो रही है, बयान किस तरह से दिए जा रहे हैं, जरा अब उसकी बात कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। आइए आगे बढ़ाते हैं, कुछ डिटेल्स आपको हम पहुंचाते हैं। अब एनडीए की सरकार आ रही है और लालटेन बुझ चुकी है। कौन कह रहा है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और ये माफिया को संरक्षण देने वाले लोग हैं, ये हमला बोला। यूपी में माफिया के सीने से बुलडोजर धड़ धड़ाकर निकलता है और अब ये यूपी से बिहार की ओर मुड़ने वाला है, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। लेकिन जवाब किसने दिया? अखिलेश यादव, अध्यक्ष समाजवादी पार्टी। 11 नवंबर को एनडीए 9-2-11 हो जाएगी। वोट चोरी तो आप लोगों ने बचा लिया, अब राशन बचाओ, ये कहना है अखिलेश यादव का। तो योगी
और योगी के बाद जवाब दिया अखिलेश यादव ने। जो चुनावी सरगर्मियां हैं, लगातार जो राजनीतिक बयानबाजियां हैं, किस तरह आगे बढ़ रही हैं। अब बारी है राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री की। कहते हैं लालू यादव के राज में बिहार में लोग कहते थे आवाना बिहार में कट्टा ठोक दे कपार में, लेकिन आज नीतीश के राज में कहा जाता है आईना एनडीए के विकसित बिहार में पहले के सरकार ने कोई काम नहीं किया, ये रक्षा मंत्री ने कहा। वो लोग सिर्फ अपने परिवार के लिए काम करते थे। और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार वो हटे तो अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया, यानी लालू यादव के लिए हमला बोला। 20 साल एनडीए को दिए, अब 20 महीने हमें दीजिए, कहना है तेजस्वी यादव आरजेडी की तरफ से। बिहार की तस्वीर तकदीर दोनों बदल देंगे, ऐसा दावा कर रहे हैं, ऐसा वादा कर रहे हैं तेजस्वी यादव। लेकिन किसके वादे और दावे में दम है, ये तो जनता तय कर चुकी है और तय कर रही है। रिमोट कंट्रोल उनके पास है। तेजस्वी कहते हैं कि हम कानून और रोजगार का राज लाएंगे, इसके साथ दावा कर दिया। और अब देखिए भैया जी को ख्याली पुलाव पकाते देख उनकी सेना ने रंगदारी शुरू कर दी है। संजय झा नेता जेडीयू के हैं, कहते हैं कि बाकी तो जनता मालिक है ही। पहले चरण में 80 सीट पर जीत होगी, दावा कर रहे मुकेश सैनी नेता वीआईपी के। और साथ कहते हैं कि और बिहार चुनाव में 150 से ज्यादा हम सीटें जीतकर महागठबंधन सत्ता में आएगा, ऐसा दावा किया जा रहा है। तो ये अपने अपने दावे हैं, लेकिन दावे और वादों का क्या, रिमोट कंट्रोल तो चाबी तो जनता के पास ही है, उन्होंने मन बनाया होगा। देखिए बिहार में दूसरे चरण की वोटिंग को लेकर सियासतदान क्या कह रहे हैं, आपको हम सुनवा भी देते हैं, सीधा सुनिए। हम 160 से आगे जाएंगे, बहुत आगे जाएंगे। मिनिमम 160 सीट एनडीए का आएगा। और मैं 5 पांडव चुनाव लड़ रहे इसलिए कह रहा हूं कि हमारे पांचों दल एनडीए के जो घटक दल है एक मुश्त होकर कहीं कोई डिस्प्यूट के बगैर जमीन पर बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक एक साझा प्रचार हमारा चल रहा है नरेंद्र मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में। नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो नौकरी चाहिए तो क्या करना होगा? चुपचाप लालटेन पर बटन दबाइए, सरकार बनाइए और सरकारी नौकरी पाइए। तेजस्वी जो कहता है वो करता है, जो कहना है वो करेगा। मेरी उम्र कच्ची है पर जुबान पक्की है। बुलडोजर चला चला करके इन माफिया अपराधियों का ऐसा पस्त किया है, ऐसा पस्त किया है। यूपी में माफिया और अपराधी उसकी हड्डी पसली हमने बुलडोजर से रौंद करके उसको पस्त किया है। अपने अपने वादे, अपने अपने दावे। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और दिलचस्प चुनाव से जुड़ी तस्वीरें पहुंचा देते हैं आप सभी दर्शकों तक। नजर डालिए, देखिए बिहार के चुनाव में घमासान के बीच अनोखी तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं। एक तरफ भोजपुरी स्टार खेसारी लाल और भारतीय जनता पार्टी नेताओं में जुबानी जंग चल रही है, और इसी बीच खेसारी लाल यादव ने भोजपुरी स्टार और बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी के पैर छूते वो नजर आए। आप मनोज तिवारी और खेसारी लाल की तस्वीर देखिए। अब खबर मधुबनी से। मधुबनी में एक और भोजपुरी स्टार की रैली में हंगामा हो गया। पवन सिंह, जी हां, पवन सिंह को देखने इतनी भारी भीड़ उमड़ पड़ी कि इंतजाम कम होने लगे। बेकाबू भीड़ ने कुर्सियां तोड़ दी और खूब हंगामा किया। अब जरा इस तस्वीर पर आप नजर डालिए, क्योंकि तेजस्वी का खेल 3 महारथी बिगाड़ सकते हैं। जी हां, ओवैसी के अलावा भाई तेज प्रताप और पीके भी उनके वोट बैंक में सेंध लगा सकते हैं, इसलिए तस्वीरें दिखाना जरूरी। तो जानना जरूरी है, जिसकी हमने चर्चा की, ये जो 3 चेहरे तो हमने आपको दिखा दी, लेकिन ये 3 चेहरे किस तरह से खेल बिगाड़ सकते हैं उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। आइए अपडेट कर देते हैं आपको। पिछले चुनाव तक तेज प्रताप भाई के साथी थे, लेकिन इस बार भाई के खिलाफ दम भर रहे हैं, हेलीकॉप्टर में अकेले उड़ रहे हैं। तेज प्रताप लालू के अंदाज में भाषण देते हैं, ये सब जानते हैं। उनका थोड़ा एक ठेठपन, देसीपन अंदाज है, लोग इसलिए शायद उनको और पसंद भी करते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं लोगों को। लालू परिवार में कोई उनके खिलाफ नहीं बोलता।
ये भी अपने आप में एक बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि इसका इंपैक्ट क्या होगा। क्या तेज प्रताप को इसका फायदा मिलेगा अकेले लड़ने का, या अलग हटने का, सिंपैथी उनके पास पहुंचेगा, या फिर ये उनके अगेंस्ट जाएगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन सियासी जो महारथी हैं, ये भी जानना जरूरी है कि वो क्या कह रहे हैं, और उनके नजरिए से आपको हम समझा देते हैं या सुनवा देते हैं कि वो क्या कह रहे हैं और कहां पर किसको रखते हैं। इस सीट पर हम कुशवाहा साहब अलायंस में थे, अब कुशवाहा वहां पर है। 5 हम जीते, 9 गठबंधन जीता हमारे खिलाफ, और हमें इतने वोट मिले कि बीजेपी जीत जाती, और 6 एनडीए जीता, इतने वोट नहीं थे कि वो हार जाते। तो ये सब बकवास है। ये हर समुदाय की लीडरशिप बिहार में है। बीजेपी का चार्ट आपको दे देते हैं प्रोग्राम के बाद। हर कास्ट को बीजेपी ने देखकर दिया है, अपर कास्ट से लेकर ईबीसी से लेकर सिवाय मुसलमान के। तो ये क्या है फिर? ये आप जब सामाजिक न्याय की बात करते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो ये तो ना ग्राउंड पे कुछ होता ही नहीं है। मुस्लिम बच्चे जेल में चले गए, ये एक्सट्रीमिस्ट उठा लिए, जेल में डाल दिए, 1-1 साल 2 साल जेल में सड़ते हैं। तो ये जो माइंडसेट है तेजस्वी का, ये बड़ा ही खतरनाक माइंडसेट है, कम्युनल माइंडसेट है ये। चलिए आज इसी के साथ भारत की बात बताता हूं मैं इतना ही। मुझे आशुतोष चतुर्वेदी को आप दीजिए इजाजत, लेकिन एनडीटीवी इंडिया पर खबरें लगातार जारी हैं। आप सभी दर्शकों को नमस्कार और आभार।